मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से रथ यात्रा, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ तैयार। पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ से हाहाकार। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई की मौत। गुजरात और केरल में अलर्ट जारी। किसी भी भाषा को जबरन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी को अनिवार्य बनाने की बहस के बीच आदित्य। मतदाता सूची में संशोधन करने पर कांग्रेस को आपत्ति, कहा ऐसे जानबूझकर मतदाताओं को कर दिया जाना चाहिए बाहर। आर्मेनिया के येरेवन से दिल्ली आए 173 भारतीय, पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय को दिया धन्यवाद। शुभांशु शुक्ला पहुंचे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका के बीच जल्द होगा बड़ा व्यापार समझौता, चीन के साथ डील साइन। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन मजबूती, सेंसेक्स 500 अंक वाला उछला, निफ्टी 25,400 के पार। भारत में हो रहा विवाद, मगर पाकिस्तान में रिलीज होगी दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3, पाक के मूवी थिएटर में किया लॉन्च। चार पीढ़ियां खा सकती हैं, राम कपूर बोले, बिना सोचे समझे। चलिए विस्तार से जानते हैं। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। यह भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले हजारों की संख्या में भक्तों ने मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचकर रतन बेदी गर्भगृह के पवित्र मंच पर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के नबाजौबन दर्शन युवा रूप किए। यह रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई 2025 को नीलाद्रि विजय के साथ होगा, जब भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। हालांकि ये रथ यात्रा का आयोजन 12 दिनों का होता है। इसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। इस रथ यात्रा के दौरान कई धार्मिक रस्में, अनुष्ठान और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 11 जून को स्नान अनुष्ठान के बाद रोक दिए जाते हैं सार्वजनिक दर्शन। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के सार्वजनिक दर्शन 11 जून को स्नान अनुष्ठान के बाद रोक दिए जाते थे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SJTA के एक अधिकारी के मुताबिक मंदिर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक भक्तों के लिए नवजौबन दर्शन के लिए खुला रहा। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा नवजौबन बेशा पर एक खास युवा पोशाक पहनते हैं। यह अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ के कायाकल्प का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है। इस दिन को नेत्र उत्सव, आंख खोलने का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन मूर्तियों की आंखों को रंगा जाता है। जगन्नाथ संस्कृति के शोधकर्ता भास्कर मिश्रा के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि स्नान अनुष्ठान के बाद बीमार होने के कारण देवता भक्तों के सामने प्रकट नहीं होते हैं। रथ यात्रा से पहले वे एक पखवाड़े तक अनासर घर अलगाव कक्ष में संगरोध में रहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहर बरसा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी अभी मानसून का इंतजार जारी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के खनियारा और कुल्लू के सेंज में 5 जगह बादल फटने के एक दिन बाद राहत एवं बचाव अभियान जारी रहा।
इस दौरान खनियारा में मनूनी खड्ड से 2 और शव बरामद किए गए, जबकि लापता 4 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है। उधर जम्मू कश्मीर अलग अलग घटनाओं में 3 लोग मारे गए और बारिश के साथ मलबा आने से हिमकोटी के रास्ते वैष्णो देवी यात्रा बाधित हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, केरल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के खनियारा और कुल्लू में सैंजा में 5 जगह बादल फटने के एक दिन बाद राहत एवं बचाव अभियान जारी रहा। इस दौरान खनियारा में मनूनी खड्ड से 2 और शव बरामद किए गए, जबकि लापता 4 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं सैंज में फंसे 500 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि कुल्लू के ही बख्तराज और हमटा छद्रू ट्रैक से 81 ट्रैकर को बचाया गया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के एक दिन बाद 2 और शव मिलने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। मरने वालों में एक चंबा, एक जम्मू कश्मीर और 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अभी तक लापता कामगारों में 3 नूरपुर और एक चंबा के सलूनी के बताए जा रहे हैं। उधर कुल्लू जिले में सेंज के जीवानाला में बादल फटने लापता नंदलाल 72 वर्ष, उनकी बेटी मूर्ति देवी 15 वर्ष और नंदलाल की बहन 67 यान दासी का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया है। खनियारा के मनूनी खड्ड स्थित में एक निजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 9 लोग लापता हुए थे। इनमें 2 लोगों के शव बुधवार को ही बरामद कर लिए गए थे, जबकि 2 बृहस्पतिवार को बरामद किए गए। मृतकों की पहचान चैन सिंह 20 वर्ष, तहसील भाला, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर, आदित्य ठाकुर 35 वर्ष, जिला चंबा, हिमाचल और प्रदीप वर्मा 35 वर्ष, निवासी सोहनपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश और चंदन निवासी सोहन। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी भी भाषा को जबरन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इससे छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी कक्षाओं में हिंदी को अनिवार्य बनाने के कथित कदम पर बहस चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी कक्षाओं में हिंदी को अनिवार्य बनाने का कदम उठाया है, जिस पर लगातार बहस चल रही है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी भी भाषा को जबरन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जो हम अभी तक सीख रहे हैं उसे जारी रखना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी भी भाषा को जबरन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इससे छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी कक्षाओं में हिंदी को अनिवार्य बनाने के कथित कदम पर बहस चल रही है। आदित्य ने अतिरिक्त भाषा आवश्यकताओं को लागू करने के बजाय मौजूदा शैक्षिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा हम मांग करते हैं कि किसी भी भाषा को जबरन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जो हम अब तक सीख रहे हैं उसे जारी रखना चाहिए। शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बच्चों पर एक और भाषा थोपने से उन पर बोझ पड़ेगा। लेकिन हिंदी ही क्यों? आप बच्चों पर कितना बोझ डालना चाहते हैं? वे जो पहले से पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दें, इसे थोड़ा पुनर्गठित करें, इसे बेहतर बनाएं। शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। इसी बीच एनएसपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भले ही हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन छोटे बच्चों को इसे जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, खासकर शुरुआती कक्षाओं में। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाना जाना चाहिए। कक्षा 5 के बाद बच्चों को हिंदी सीखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें सोचना होगा कि एक छोटे बच्चे के लिए कितनी भाषाएं सीखना सही है और कहीं उस पर ज़्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि अगर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और मातृभाषा को दरकिनार कर दिया जाता है तो यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार को प्रारंभिक शिक्षा कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में गहन संशोधन का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि इससे सरकार मतदाता सूची से लोगों को जानबूझकर बाहर करने के लिए राज्य मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के एक समूह ईगल ने बयान में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में ये संशोधन बीमारी से भी बदतर इलाज है। आईएससीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक बयान साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस बिहार के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदेशित विशेष गहन संशोधन अभ्यास का विरोध करती है।
पुरानी मतदाता सूची को खत्म करना चाहता है चुनाव आयोग। बयान में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिहार और कुछ अन्य राज्यों में संशोधन करके चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि भारत की मतदाता सूची में सब कुछ ठीक नहीं है। समूह ने कहा कि कांग्रेस बिहार चुनावों और उससे बाद अन्य राज्यों में चुनाव आयोग के एसआईआर प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती है। समूह का कहना है कि संशोधन का मतलब है कि चुनाव आयोग बिहार में घर घर जाकर लोगों से पहचान और पते के दस्तावेज मांगेगा और उसी के आधार पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। सरल शब्दों में कहे तो चुनाव आयोग मौजूदा मतदाता सूची को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और राज्य के लिए नई मतदाता सूची बनाना चाहता है। कांग्रेस को राज्य मशीनरी के गलत उपयोग का डर कांग्रेस को डर है कि इससे करोड़ों सरकारी अधिकारी तय होंगे और किसी के पास सही दस्तावेज हैं और कौन वोट देने लायक है। इससे गरीब और वंचित लोगों के वोटिंग अधिकारों पर खतरा आ सकता है। कांग्रेस के विशेषज्ञों और नेताओं ने कहा कि इससे राज्य मशीनरी की शक्ति का उपयोग करके मतदाताओं को जानबूझकर बाहर करने का बड़ा जोखिम है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में जन्म के वर्ष के आधार पर मतदाताओं और उनके माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। आज हर भारतीय का मन गदगद है क्योंकि भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सहित चारों एस्ट्रोनॉट आज यानी 26 जून को शाम 4 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंच गए हैं। 28 घंटे के सफर के बाद सभी एस्ट्रोनॉट ISS पहुंचे हैं। पहले इनके पहुंचने का समय 4:30 बजे था। यह भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। इससे पहले मिशन क्रू ने स्पेसक्राफ्ट से लाइव बातचीत की। शाम करीब 6:05 पर अंतरिक्ष स्टेशन का स्वागत भाषण होगा। फिलहाल कम्युनिकेशन से जुड़ी एक छोटी तकनीकी दिक्कत को ठीक करने का काम जारी है। इससे कुछ मिनट लग सकते हैं। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट का हैच दरवाजा खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें लीकेज की जांच सहित लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने लगभग 28 घंटे की यात्रा पूरी कर 26 जून को शाम 4 बजे ISS से सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली। इसका मतलब है कि अब स्पेसक्राफ्ट ISS से जुड़ चुका है और क्रू सदस्य अब स्टेशन के अंदर प्रवेश कर सकता है। 14 दिन का स्पेस स्टे और 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अब शुरू होने जा रहा है ज़ियोम 4 मिशन का सबसे अहम चरण। सभी अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर करीब 14 दिन तक रहेंगे। इस दौरान वे 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जो अब तक किसी भी एक्सियोम मिशन में की गई सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक गतिविधियां होंगी। इन प्रयोगों में अंतरिक्ष में मानव शरीर पर प्रभाव, नई तकनीकों की जांच और माइक्रोग्रेविटी में मेडिकल रिसर्च जैसे अहम पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। ये मिशन न सिर्फ विज्ञान के लिहाज से बल्कि भविष्य में मानव अंतरिक्ष अभियानों के बेहद निर्णायक साबित होगा। इन प्रयोगों में अंतरिक्ष में मानव शरीर पर प्रभाव, माइक्रोग्रेविटी में मेडिकल रिसर्च और नए स्पेस टेक्नोलॉजी ट्रायल शामिल होंगे। इस मिशन से अब तक क्या क्या हुआ? 25 जून के दोपहर करीब 12 बजे एक्सियोम मिशन 4 के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। 26 जून शाम को उन्होंने सफलतापूर्वक ISS पर डॉकिंग की। 6 बार टला मिशन, फिर भी नहीं हारी हिम्मत। एक्सियोम 4 मिशन को पहले लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी खामियों और मौसम की दिक्कतों की वजह से इसे 6 बार टालना पड़ा। बावजूद इसके शुभांशु और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सफर पूरा किया। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। यानी 41 साल बाद एक भारतीय ने फिर से अंतरिक्ष में कदम रखा है। नासा इसरो की साझेदारी से बना मौका यह मिशन नासा और इसरो के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। शुभांशु के इस मिशन का अनुभव भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च हो सकता है, जिससे भारतीय गगन यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा में जाकर वापस लौटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ने चीन के साथ एक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और संकेत दिया कि भारत के साथ एक बहुत बड़ा समझौता जल्द ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम में बोलते हुए यह टिप्पणी की। ट्रंप ने अपने भाषण में ट्रेड डील्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि हर कोई एक डील करना चाहता है और उसका एक हिस्सा बनना चाहता है। याद रखें कि कुछ महीने पहले प्रेस कह रहा था, क्या वास्तव में आपने किसी ऐसे के साथ डील किया है जो इंटरेस्ट का हो? अच्छा, तो हमने कल ही चीन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हम कुछ ग्रेट डील कर रहे हैं।
हम एक ऐसा करने वाले हैं शायद भारत के साथ बहुत बड़ा, जहां हम भारत को खोलने जा रहे हैं। चीन समझौते में हम चीन को खोलना शुरू कर रहे हैं। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हर दूसरे देश में एक डील नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, हम हर किसी के साथ डील नहीं करने जा रहे हैं। कुछ को हम सिर्फ एक लेटर भेज रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपको 25, 35, 45% टैरिफ देना होगा। यह ऐसा करने का आसान तरीका है और मेरे लोग इसे इस तरह से करना नहीं चाहते हैं। इसमें से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे मुझे ज़्यादा डील करना चाहते हैं। पहले जून में CNN ने रिपोर्ट छापी थी कि अमेरिका और चीन एक नए व्यापार समझौते पर पहुंचे। ट्रंप के शुरू किए गए टैरिफ वॉर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में एक तरह से रुकावट आई थी, लेकिन पिछले महीने जिनेवा में दोनों पहली बार सहमत शर्तों को पुनर्जीवित किया गया। इस महीने की शुरुआत में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बोलते हुए अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटकिन ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। दोनों देश अपने हितों के अनुरूप सामान्य आधार कॉमन ग्राउंड तलाशेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। मैं हूं तान्या माथुर। देखते रहिए मिलेनियम भारत बज़। Welcome to Millennium News 24, your trusted source for accurate, unbiased news. We're here to bring you the stories that matter most from America and around the world with integrity and a commitment to truth. In today's world, where misinformation can easily spread, having access to reliable news is more important than ever. At Millennium News 24, we aim to cut through the noise by delivering clear, fact-based reporting. Whether you're following major events or looking for in-depth analysis, we are here to serve you with transparency and respect for all communities regardless of color, wealth, or religion. This beautiful America was built by the resilience of its people, immigrants, entrepreneurs, doctors, and everyday individuals working together to create something great. It's this spirit that inspires us to provide you with news that's inclusive, honest, and relevant. We believe that informed citizens are the foundation of a strong society, and we strive to give you the knowledge you need to make a difference. From breaking news to insightful features, we bring you comprehensive coverage on politics, economics, health, culture, and much more. We believe that everyone deserves access to the truth, and we are proud to be a part of a global network that connects people through information. Stay informed by following us on your devices, including iOS, Android, Roku, Amazon, Apple TV, and Smart TVS. And for global access, we're also available on Horizon Satellite. Visit us at www.millenniumtv24.com or www.millenniumnews24.com to stay updated at Millennium News 24. Our mission is to promote unity, understanding, and progress in a rapidly changing world. Join us as we work to inspire positive action through the power of truth. Thank you for watching. Follow us, subscribe, and stay informed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर और आप देख रहे हैं मिलेनियम भारत बज़। अब नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 को लेकर इस वक्त खूब विवाद चल रहा है। भारत के सिनेमा घरों में इसे रिलीज नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का इस फिल्म में होना। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि भले ही भारत में इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन पाकिस्तान में ये फिल्म रिलीज हो रही है और इसकी जानकारी खुद वहाँ के मूवी थिएटर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दी गई। पाकिस्तान के मूवी थिएटर सिनेगोल्ड प्लेक्स ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर किया उसके अनुसार सरदार जी 3 शुक्रवार 27 जून को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली है। पोस्ट में लिखा है, इंतज़ार खत्म हुआ, सरदार जी वापस आ गए। सरदार जी 3 27 जून को डबल कॉमेडी, ड्रामा और देसी पागलपन के साथ बड़े पर्दे पर आ रही है।
फुल पंजाबी एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हैं। इसे सबसे पहले सिने गोल्डप्लेक्स पर देखें। अभी अपनी टिकट बुक करें। सिनेमा घर ने जो पोस्ट शेयर किया है जिसमें हानिया आमिर नजर आ रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के मूवी थिएटरों ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सरदार जी 3 के ट्रेलर में हानिया आमिर की एक रील साझा की। टीवी स्टार राम कपूर ने हाल ही में 5 करोड़ लगभग 5.21 करोड़ की लैम्बोर्गिनी उरूस ऐसी खरीदी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने और साथी कलाकारों जैसे साक्षी तन्वर, रोनित रॉय ने इतनी कमाई कर ली है कि 4 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। यह कदम उनके जुनून और वित्तीय योजनाओं की सफलता का प्रतीक है। राम कपूर कारों और घड़ियों के बड़े शौकीन हैं। उनके पास पहले से यूनाइटेड लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज AMG G63, BMW X5, पोर्शे, फेरारी भी थी। अब उनकी कलेक्शन में लैम्बोर्गिनी उरूस ऐसी जुड़ गया है। उन्होंने इंटरव्यू में याद किया कि लैम्बोर्गिनी खरीदते समय मीडिया की मौजूदगी से बचने के लिए कहा था, लेकिन डीलर ने इन हाउस टीम की तस्वीरें प्रकाशित कर दी, जिससे खबर वायरल हो गई। राम कपूर ने यह भी बताया कि यदि किसी शो ने 7-8 साल तक सफलता भोगी है और आप टॉप बन रहे हैं तो प्रति माह मिल रही कमाई किसी बड़ी फिल्मी वेतन के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कलाकार जिन्होंने 20 वर्ष तक करियर बनाए रखा, यदि समझदारी से निवेश करें तो अगली 3-4 पीढ़ियां सुरक्षित हो सकती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम टीवी डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।